नमस्कार। आज हम एग्रीकल्चर में अगला टॉपिक देखेंगे मृदा उर्वरकता एवं मृदा उत्पादकता। तो पहले बात करें हम मृदा उर्वरकता की। मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरकता कहते हैं। यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक और जो जैविक शक्ति है, देखते हैं क्या है, जैविक शक्ति का जो योग है वो कहलाएगा आपके मृदा उर्वरकता। यानी मृदा की भौतिक दशा कैसी है, मृदा स्थूल है या स्थूल नहीं है, मिट्टी के अंदर अंतराक्ष कितने हैं, ये आ गई भौतिक अवस्था में। रासायनिक में आ गई मृदा के अंदर पीएच मान क्या है मृदा का, अम्लीय है, क्षारीय है, उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। और फिर आते हैं जैविक, यानी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी है, मृदा में सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा कितनी है। इन तीनों का समावेश या योग कहलाएगा मृदा उर्वरकता। परिभाषा वापिस देख लें, मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरकता कहते हैं। अब बात करते हैं मृदा उर्वरकता प्रभावित कैसे होती है। तो मृदा उर्वरकता मुख्यतः दो प्रकार से प्रभावित होती है। एक तो है आपके प्राकृतिक कारकों के द्वारा और दूसरा आएगा आपका कृत्रिम कारक। मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक प्राकृतिक और सेकेंड रहेगा आपके कृत्रिम। अब बात करते हैं प्राकृतिक जो घटक हैं, कारक हैं, उनमें कौन कौन से। तो पहला प्राकृतिक कारक आता है आपके पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ यानी प्राकृतिक कारक में फर्स्ट फैक्टर है आपका पैतृक पदार्थ। अब देखते हैं पैतृक पदार्थ मृदा की उर्वरक क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। अब पैतृक पदार्थ से मीन हो गया है कि मिट्टी किससे बनी है, यानी मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो पत्थर, वो चट्टाने, वो माध्यम, उसके अंदर पोषक तत्व कितनी मात्रा में वो डिफाइन करेंगे पैतृक पदार्थ से। अब किसी मिट्टी के अंदर जिस पत्थर से कोई मिट्टी का निर्माण हुआ है उसके अंदर यदि पोषक तत्व अधिक मात्रा में, तो निर्मित मिट्टी के अंदर भी पोषक तत्व अधिक होंगे, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्व कम है तो उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात करते हैं हम मृदा आयु। मृदा आयु यानी जो निर्मित मिट्टी है वो कितनी पुरानी है, यानी जिस मिट्टी के अंदर आप फसल उगा रहे हो वो मिट्टी यदि 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है। अब मिट्टी की एज जितनी बढ़ती रहेगी उर्वरक क्षमता उतनी ही कम होती रहेगी, क्योंकि आपके अपसालन है, लीचिंग है, सीपेज है और जो फसलें पोषक तत्वों को खींच रही है। जितना ज़्यादा मिट्टी पुरानी होगी आपकी, पोषक तत्व उसके अंदर उतने ही कम होंगे। यानी मृदा आयु भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करती है। कैसे कि मिट्टी जितनी पुरानी होगी उसके अंदर फसलें जो पोषक तत्व खींचेगी फसलें, और आपका अपसालन होगा, लीचिंग है, आपका सीपेज है, उसके द्वारा धीरे धीरे पोषक तत्व कम होते रहेंगे। तीसरा हम देखें स्थलाकृति। यानी मिट्टी की जो बनावट है, उसकी भौगोलिक दशा है, वो भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करेगी। अब इसका हम एग्जांपल देखें, कोई ढलान वाला क्षेत्र है, वहां की मिट्टी है बारिश के द्वारा, बारिश के जल के द्वारा हर बार अपरदित होती रहेगी, तो वहां पर पोषक तत्व धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। वहीं इसके विपरीत कोई तराई वाला क्षेत्र है, तो अपर्दन से लगातार पोषक तत्व वहां पर नीचे आएंगे, और पोषक तत्व आएंगे तो वहां की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ढलान वाले क्षेत्रों में हमेशा मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम, जबकि जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर मिट्टी की उर्वरक क्षमता हमेशा अधिक होगी। अगला प्राकृतिक कारक में हम देखें, थर्ड कारक आपको और जलवायु। अब देखें जलवायु,
जलवायु जल प्लस वायु, यानी आसपास का जो हमारा दीर्घ अवधि के लिए जो मौसम है वही तो जलवायु है, वो भी क्या करेगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करेगा। कैसे? अब कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, और वहाँ पर बारिश होने के कारण पोषक तत्व है, जो घुलनशील पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के निचले संस्तरों में चले जाएंगे। तो मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊपन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके विपरीत हम देखें कि जहाँ पर वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तो उन क्षेत्रों की मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाती है। आगे पढ़ेंगे हम कैसे होती है, मिट्टी हो जाती है आपकी क्षारीय प्रवृत्ति की। तो वहाँ पर भी मिट्टी का देखो पीएच चेंज हो गया। अभी हमने बात की थी भौतिक, रासायनिक व जैविक, पीएच चेंज मतलब रासायनिक अवस्था उसकी परिवर्तित हो गई, मिट्टी क्षारीय हो गई, तो भी मिट्टी क्या हो जाएगी, उर्वरक क्षमता मिट्टी की कम हो जाएगी। ये तो हो गया जलवायु का फैक्टर। अगला हम कारक देखें मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई। अब मृदा प्रोफाइल यानी समान जो कण समुच्चय हैं, समान कणों का एक परत है, वही हम क्या है, मृदा प्रोफाइल, यानी मिट्टी की एक परत जिसके अंदर सभी जो पोषक तत्व हैं या जितने भी मिट्टी के अवयव हैं वो लगभग सेम कंडीशन में, वो परत क्या कहलाएगी, आपकी मृदा प्रोफाइल। अब मृदा प्रोफाइल मिट्टी की गहराई या मिट्टी की मोटाई को निर्भर करती है। प्रोफाइल जितनी मोटी होगी मृदा उतनी ज्यादा गहरी होगी। अब जिस मिट्टी की प्रोफाइल हम देखें, बात करें जैसे पोखरण की साइड में आप देखें, मिट्टी देखें वहां की, तो हम देखते हैं कि 5 से 6 सेंटीमीटर मिट्टी है, रेत है, उसके नीचे पत्थर आ गए, तो वो 5 से 6 सेंटीमीटर का एरिया है वो ही केवल पोषक तत्व देगा पौधों को, और बाकी पत्थरों से तो मिलेगा नहीं। और वहीं पर जिस मिट्टी की गहराई अधिक होगी तो वहाँ का जड़ क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्लांट का जड़ क्षेत्र जितना अधिक होगा वो उतने ही अधिक पोषक तत्व खींचेगा। यानी मिट्टी के प्रोफाइल की गहराई अधिक होगी तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता अधिक होगी, अदरवाइज मिट्टी की उर्वरक क्षमता आपके कम हो जाएगी। अगली हम बात देखें मिट्टी की भौतिक दशा, यानी मृदा की भौतिक दशा। अब मृदा की भौतिक दशा से क्या मीन हो गया, यहां पर मीन होता है मिट्टी के अंदर जो रिगोलिथ हैं, रिगोलिथ वर्ड, जो मिट्टी के 3 मूल कण हमने देखा था, बालू, सिल्ट और मृत्तिका, यही मिट्टी के 3 मूल कण क्या कहलाते हैं, रिगोलिथ कहलाते हैं। ये कण भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे भौतिक दशा में देखते हैं मिट्टी बालू प्रवृत्ति की है। अब मिट्टी के अंदर बालू अधिक है, कण बड़े हैं बालू के, तो उन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जल है वो तीव्र गति से बहकर जमीन के नीचे चला जाएगा, मिट्टी के निचले स्तर में चला जाएगा, तो वहां की मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पर आपके बारीक कण वाले जैसे मृत्तिका, मृदा है या सिल्ट वाली चिकनी मिट्टी है, वहां पर जल आसानी से मिट्टी के अंदर जाएगा नहीं, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी लंबे टाइम तक बनी रहेगी। क्योंकि हमें पता है कि अधिकतर जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल के साथ वो घुल कर क्या चले जाएंगे, मिट्टी के निचले संस्तर में चले जाएंगे। लेकिन मिट्टी यदि आपकी चिकनी हो जिसमें सिल्ट अधिक होगा या मृत्तिका अधिक होगी, वो मिट्टी आसानी से जल को नीचे जाने नहीं देगी, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। अगला हम देखें मृदा अपरदन। अब यह तो हमें फिक्स पता है कि भाई मिट्टी में अपरदन होगा, चाहे जलीय हो चाहे वायवीय अपरदन हो, तो दोनों स्थिति में मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आए हम दूसरे फैक्टर में कृत्रिम कारक, यानी जो प्रकृति नहीं कर रही है हम कर रहे हैं, यानी हमारा ऊपर के प्रकृति का नहीं है, वो जैविक घटकों के द्वारा क्या हो रही है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो रही है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका जल क्रांति। अब जल क्रांति, हाइड्रो फार्मिंग, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर लंबे समय तक जल भराव हो रहा है, तो उस क्षेत्र की जो मृदा है
उसकी उर्वरक क्षमता आपकी कम हो जाएगी। यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर लंबे समय से जल भरा हो रहा है, लंबे समय तक जल भरा हो रहा है, वहां की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, अब भी हमने बात है कि थोड़ी देर वही सेम रीजन वापिस रिपीट हो रहा है कि पोषक तत्व हैं वो जल में क्या होते हैं, विलयशील। पोषक तत्व, लगभग सभी पोषक तत्व जल में घुलनशील होते हैं। कोई क्षेत्र है जहां पर लगातार जल भरा हो रहा है, तो उस क्षेत्र के पोषक तत्व जल के साथ घुलकर मिट्टी के निचले संस्तर में चले जाएंगे, और मिट्टी के निचले संस्तर में चले जाएंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका दूसरा फैक्टर देखें, जल भरा हो रहा है तो प्लांट की जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिलेगी, तो पोषक तत्व मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। सूक्ष्म जीव हैं वो क्रियाशील नहीं हो पाएंगे, सूक्ष्म जीव क्रियाशील नहीं हो पाएंगे तो भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगली हम बात करें कि फसल प्रणाली। फसल प्रणाली, अब खेतों के अंदर हम फसलों की बुआई कर रहे हैं, अभी बुआई का समय चल रहा है, तो उस फसल प्रणाली से मीन क्या हुआ, फसल प्रणाली का मतलब है फसल चक्र। यदि आप सही फसल चक्र का प्रयोग कर रहे हो तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता यथावत बनी रहेगी। अदरवाइज आप अपने खेत के अंदर एक ही फसल बार बार रिपीट कर रहे हो तो निश्चित पोषक तत्वों की मात्रा तो हो जाएगी कम, और जिन पोषक तत्वों को प्लांट खींच नहीं रहा है उन पोषक तत्वों की मिट्टी के अंदर हो जाएगी अधिकता। यानी कुछ पोषक तत्व तो हो जाएंगे कम और कुछ हो जाएंगे अधिक, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। यानी आप खेत के अंदर उपयुक्त फसल चक्र का उपयोग नहीं कर रहे हो तो भी उस क्षेत्र की उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगला हम बात देखें, थर्ड फैक्टर पीएच, यानी मृदा का जो पीएच है वो भी मृदा की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करता है। कैसे करता है जब देखें, अभी हम थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा हमारा कि पीएच के अकॉर्डिंग कौन कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक होते हैं। अब यदि पीएच आपका कम है, मिट्टी अम्लीय है, तो उन मृदाओं के अंदर आपका कॉपर है, जिंक है, आयरन है, उन पोषक तत्वों की तो हो जाएगी अधिकता। यानी अम्लीय मृदा है, मिट्टी का पीएच कम है, तो जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, इन पोषक तत्वों की हो जाएगी मिट्टी में अधिकता। लेकिन पीएच कम होते ही मिट्टी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम ये पोषक तत्व हैं, ये हो जाएंगे आपके कम, तो उर्वरक क्षमता क्या हो गई, मिट्टी की कम। इसके विपरीत पीएच अधिक हो गई, आपकी मिट्टी क्षारीय हो गई, तो आपके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पोषक तत्व हैं, बाष्मिक पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा तो मिट्टी में बढ़ जाएगी। लेकिन जो अम्लीय प्रवृत्ति के जो पोषक तत्व जिंक है, आयरन है, इनकी हो जाएगी मात्रा कम। यानी पीएच यदि एवरेज नहीं है मिट्टी का तो भी उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो। अगला हम देखें फोर फैक्टर कृत्रिम में मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव। अब मिट्टी में जो अवेलेबल सूक्ष्म जीव हैं वो भी मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। कैसे कि मिट्टी के अंदर कवक है, शैवाल है, एक्टिनोमाइसीटीज है, आपके एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम जीवाणु हैं, ये बहुत सारे जीवाणु मिट्टी के अंदर उपस्थित रहते हैं। ये एक तो काम करते हैं नाइट्रिफिकेशन का, दूसरा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन का, तीसरा मिट्टी को स्थूल बनाए रखने का। यानी मिट्टी के अंदर इनकी मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी की भौतिक अवस्था सुदृढ़ बनी रहेगी, मिट्टी का पीएच संतुलित रहेगा, और मिट्टी के अंदर जो आपके पोषक तत्वों को पादप उपयोगी बनाना है, जैसे बात करें एन है, नाइट्रोजन है, वो प्लांट के लिए NO3 नाइट्रेट के रूप में चाहिए। चावल के अलावा सभी पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट में बदलने का काम करेंगे ये सूक्ष्म जीव। मिट्टी में इनकी मात्रा सामान्य रहेगी तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता हमेशा अधिक रहेगी। लेकिन सूक्ष्म जीव किसी भी कारणवश कम हो गए मिट्टी के अंदर, ज़्यादा उर्वरकों के प्रयोग से या कीटनाशकों के प्रयोग से ये सूक्ष्म जीवाणु कम हो गए
तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी आपके। अगला हम देखें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। यानी सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर कितने कार्बनिक पदार्थ है, 5% है या उससे कम है, ये भी क्या करेंगे, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करेंगे। अब देखें कार्बनिक जो रासायनिक खाद हैं उनका प्रभाव मिट्टी में लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन जो खाद हैं, जो आपके जैविक हैं, जितने भी खाद हैं, चाहे हरी खाद ले लो, चाहे गोबर की खाद ले लो, चाहे कंपोस्ट ले लो, चाहे वर्मी कंपोस्ट ले लो, इनका प्रभाव मिट्टी में 2 से 3 साल तक बना रहता है। तथा यह खादें क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों का पोषण करने का काम करती हैं। सूक्ष्म जीवों को पोषक तत्व देगी तो ये वृद्धि करेंगे, तो उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। सेकंड ऑप्शन, ये आपके मिट्टी के अंदर एक बार आपने इसका यूज कर लिया तो 2 से 3 साल तक मिट्टी के अंदर इनका अस्तित्व बना रहेगा। यानी जिन मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक खाद्य अधिक होगी उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता अधिक होगी, अदरवाइज मिट्टी की उर्वरक क्षमता आपके कम हो जाएगी। और अगला लास्ट देखें जुताई का ढंग व समय। जुताई की विधि ले लें हम यहाँ पर, जुताई का विधि और समय। अब जुताई की विधि, कृत्रिम में हम खुद कर रहे हैं जुताई, जुताई की विधि और किस टाइम पे जुताई कर रहे हैं ये भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करते हैं। देखते हैं कैसे, कि कोई ढलान वाला क्षेत्र है और आपने ढलान के लंबवत जुताई कर दी, तो क्या होगा, जो जुताई के बीच में जो आपकी गैप पड़ेगा, जो हम कहते हैं नाली बनेगी, वो जल प्रवाह होकर उन नालियों के अंदर तीव्र गति से बहेगा, तीव्र गति से बहेगा। लेकिन मिट्टी का जो अवरोध है वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मिट्टी का अपरदन क्या होगा, कम। जल तो स्पीड से बहेगा, बेसिक बात है, लेकिन मिट्टी के बीच में अवरोध है वो कम हो जाएगा, तो उर्वरक क्षमता में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, अपरदन कम होगा। वहीं पर जुताई के आप 36 आपने जुताई कर दी ढलान के, तो क्या होगा, मिट्टी के जो जल और मिट्टी का अवरोध है वो बढ़ जाएगा, जल मिट्टी को तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, तो उस जगह पर मिट्टी का अपरदन अधिक होगा, तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करें टाइमिंग की। अब ग्रीष्म ऋतु में लू चल रही है, उस टाइम खेतों के अंदर आप गहरी जुताई कर देते हैं, तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर वायु संचार बढ़ जाएगा। वायु संचार बढ़ेगा तो इन सूक्ष्म जीवों के लिए वायु अधिक मिलेगी, रंध्राकांश का मान बढ़ेगा, तो वर्षा जल होते ही बहने के जगह पर वो जल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मिट्टी के अंदर अवशोषित हो जाएगा, तो मिट्टी के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाएगी, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं पर आप गहरी जुताई करके रख दो मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी पौधों का जो जड़ क्षेत्र है वो मिट्टी में बढ़ जाएगा, जड़ें अधिक फैलेगी, तो अधिक क्षेत्र से पोषक तत्व पौधों को मिलेंगे, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। वहीं पर आप जुताई कम कर रहे हो, मिट्टी को स्थूल नहीं बना पा रहे हो, तो वहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होगा, तो जल एक जगह से दूसरी जगह पर बहकर चला जाएगा, तथा पौधे की जड़ों को पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा, तो जड़ क्षेत्र प्लांट का कम हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर तो थे उर्वरक क्षमता को प्रभावित करने वाले कार्य। अब बात करें उत्पादकता की। अब उत्पादकता उर्वरकता का प्राय तो है लेकिन इक्वल नहीं है। उर्वरकता अधिक होगी तो उत्पादकता अधिक होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उर्वरकता अधिक है तो उत्पादकता अधिक होगी। अब उत्पादकता है क्या, प्रति हेक्टर होने वाला फसल उत्पादन की आपकी मृदा उत्पादकता, प्रति हेक्टर में ले लो, प्रति एकड़ में ले लो, लेकिन यहाँ पर बात हम कॉस्ट से भी ले सकते हैं। प्रति हेक्टर के अंदर आपको कितना बेनिफिट हो रहा है आर्थिक दृष्टि से, वो भी क्या है, मृदा उत्पादकता। तो इसके लिए आपके उर्वरक क्षमता तो होनी चाहिए, साथ में जलवायु परिस्थितियां भी समान होनी चाहिए, सिंचाई के पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, आपको निराई गुड़ाई टाइम पर करनी पड़ेगी, और अन्य जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनसे फसलों को बचाना पड़ेगा। वो सारा फैक्टर मिला करके यहाँ पर आएगा मृदा उत्पादकता में। यानी ये जरूर नहीं है खेत के अंदर पोषक तत्व अधिक हैंगे तो उसके अंदर अनाज भी बाय डिफॉल्ट होगा, नहीं होगा। आपको शस्य क्रियाएं सारी उचित समय पर और उचित विधि से करोगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, अदरवाइज उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।